मधुरानी, मधुरानी, मधुलोक में एक वानर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। यही है ना वो वानर बालक? बंदी बना लो इसे। क्या समाचार लाए हो प्रधान सैनिक? हमारे गुप्तचर एवं सैनिक दोनों पूर्ण रूप से तत्पर एवं सावधान थे महाराज। किंतु इसके पश्चात भी असुर हमारे राज्य में घुस आए, और वो भी अपनी सेना सहित। कोई उत्तर है क्या इसका तुम लोगों के पास? शांत पिताश्री, शांत। आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। तुम्हारे पास पुत्र क्या है? छल है उत्तर पिताश्री। ये असुर माया और छल में पारंगत होते हैं। ये अपनी माया से न केवल हमारी राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, अपितु हम में से किसी का रूप धारण करके वो हमारे बीच में भी रह सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो केसरी। देखो ना, मारीच तो तुम्हारे बीच ही रह रहा है, जामवंत बनकर, और तुम्हें भनक तक नहीं है, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मारीच की माया से पार पाना सहज नहीं है केसरी। तुम्हारी सावधानी, सतर्कता सब धरी की धरी रह जाएगी। मैं तुम्हारी मंशा जानती हूँ। तुम सब लोग यहाँ इसलिए आते हो कि तुम्हें श्वेत मधु चाहिए, हमारा जीवन नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग हमारी हत्या कर देते हो और विषैले धुएं से हमारा दम घोट देते हो। आप सत्य कह रही हैं मधुरानी। हम अपने लाभ हेतु बिना आपकी चिंता किए यहाँ से मधु ले जाते हैं, बिना आपकी प्रसन्नता अप्रसन्नता पर ध्यान दिए, बिना ये विचार किए कि जो श्वेत मधु हम ले जाते हैं वो आपका जीवन है। मैं भी सत्य को स्वीकार करता हूँ कि बिना आपकी अनुमति के मैं यहाँ से श्वेत मधु ले जा नहीं सकता, और ना ही मुझे ले जाना चाहिए। ये करना अधर्म होगा, किंतु मैं क्या करूँ? मुझे आवश्यकता है श्वेत मधु की। मैं बलपूर्वक यहाँ से श्वेत मधु ले जाना नहीं चाहता, और ना ही आपको अप्रसन्न करके। इसीलिए मैं आपको मनाऊंगा, मैं हृदय जीतूंगा आपका। उसके लिए सर्वप्रथम मुझे ये बंधन तोड़ के यहाँ से निकलना होगा। जय श्री राम। आपका कथन बिल्कुल सत्य है महाराज। मेरे विचार से हमें चौकन्ना रहने के साथ साथ अपनी सीमा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना चाहिए। उत्तर दिशा से तो कोई संकट नहीं है। दक्षिणी सीमा पर हमें अपनी सैन्य व्यवस्था को और बढ़ाना चाहिए। आपका सुझाव सही है महाबली काका। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज। उस सीमा व्यवस्था को मैं स्वयं देखूंगा, और कोई भी असुर अब हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है महाबली काका, मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है। आपका आभार महाराज। सैनिकों, संपूर्ण राज्य के कोने कोने में फैल जाओ। सभी प्रजाजनों पर पैनी दृष्टि रखो।
किसी पर भी मायावी होने का तनिक भी संदेह हो तो तत्क्षण उसे बंदी बना लो। अब अविलंब प्रस्थान करो, जाओ। जो आज्ञा महाराज। केसरी, तुम और तुम्हारे सैनिक कभी भी हमारा भेद नहीं जान पाएंगे। अब मैं माया का ऐसा व्यूह रचूंगा जिसमें उलझकर संपूर्ण अंजन प्रदेश धराशायी हो जाएगा। मधु सखियों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज वो शुभ दिन आ गया है जिसकी हमें पूरे वर्ष प्रतीक्षा थी। आज चंद्रमा की किरण इस श्वेत मधु पर उतरेगी और इसे अमृत तुल्य बना देगी। हाँ, तदुपरांत जब हम श्वेत मधु ग्रहण करेंगी तो हमारी आयु दुगनी हो जाएगी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार कोई भूल न हो जाए। संसार के बहुसंख्य प्राणी श्वेत मधु को प्राप्त करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। मधु की सुरक्षा के लिए हमारी बहुत सी सखियों ने अपना जीवन गंवाया है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आओ हम प्रण करें कि हम इस बार किसी को भी श्वेत मधु नहीं ले जाने देंगे। मधुरानी, हर बार की भांति हम अपना जीवन उत्सर्ग नहीं होने देंगे, अपितु जो भी श्वेत मधु यहाँ लेने आएगा उसे ही हम मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रतिवर्ष श्वेत मधु को कोई ना कोई इनसे चुरा ले जाता है, और क्योंकि इस मधु में इनका जीवन बसता है, इसीलिए इन्हें अपना जीवन गंवाना पड़ता है। किंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार इनके जीवन एवं श्वेत मधु की रक्षा मैं करूंगा। ये मेरा प्रण है। वातावरण में उपस्थित देव तत्वों को साक्षी मानकर मैं ये वचन देता हूँ कि मधुरानी की इच्छा एवं अनुमति के बिना यहाँ से कोई भी श्वेत मधु लेकर नहीं जा पाएगा। क्या बात है देवी अंजना? विचारों के किस भंवर में उलझी हो? महाराज, मैं ये विचार कर रही हूँ कि क्यों न हम हमारे राज्य में एक नई प्रथा आरंभ करें। कैसी प्रथा देवी? महाराज, जब हमारे राज्य में असुरों का भय इतना बढ़ गया है तो क्यों न हम राज्य की स्त्रियों को शस्त्र संचालन में शिक्षा देना प्रारंभ करें। इससे न ही केवल वो असुरों से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, अपितु आवश्यकता पड़ने पर उनसे युद्ध भी कर सकती हैं। हाँ देवी अंजना, आपका सुझाव अत्यंत ही सार्थक है। स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा देने से हमारा राज्य शक्तिशाली तो होगा ही, तथा हमारा राज्य अन्य राज्यों से अग्रणी भी रहेगा। मैं अभी इसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था करता हूं। क्या हुआ महाराज, आप वापस क्यों आ गए? देवी, हमने आपके सुझाव के विषय में जब गंभीरता से सोचा तो यह अनुभव हुआ कि आपका सुझाव तो बिल्कुल व्यर्थ है।
पूर्ण रूप से निरर्थक। भला स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा देने का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है? किंतु अभी अभी तो आपने ये कहा कि यह सुझाव अत्यंत ही उत्तम है। आपने तो मेरे इस सुझाव से प्रेरित होकर तत्काल युद्ध शिक्षा देने की व्यवस्था तक आरंभ करने का निश्चय लिया। फिर अचानक आपका ये निश्चय परिवर्तित कैसे हो गया? वो इसलिए कि स्त्रियों को युद्ध शोभा नहीं देता। वो गृह की शोभा है, उन्हें गृह में रहना चाहिए। यदि स्त्रियां युद्ध करने जाने लगी तो गृह की कर्मभूमि की व्यवस्था ये कौन देखेगा, कौन संभालेगा घर को? किंतु स्वामी। बस देवी, इस संदर्भ में कोई बात नहीं, ये हमारा अंतिम निर्णय है। ये अचानक महाराज का विचार कैसे परिवर्तित हो गया? कर लो प्रयास केशरी, अथक प्रयास कर लो अपने राज्य में मायावी को खोजने में, किंतु तुम इस मायावी मारीच का कदापि पता नहीं लगा पाओगे, कदापि नहीं केशरी। मैं छल और माया से तुम्हें मायावी सिद्ध कर दूंगा, तुम्हें, और उसके पश्चात तुम अपना संपूर्ण जीवन बिताओगे कारागार में, और मैं मारीच बनेगा अंजन प्रदेश का राजा, महाराजा असुरराज। हे चंद्रदेव, आज गुरु पूर्णिमा है, वो शुभ दिन जब आपकी किरणें श्वेत मधु को स्पर्श करके उसे अमृत तुल्य बना देगी। तथा पान करने के बाद हमें अमर और नव शक्ति युक्त, हम आपसे प्रार्थना करते हैं चंद्रदेव कि आप अपनी कृपा रूपी किरणों से हमारा जीवन अमृत तुल्य बनाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो श्वेत मधु लेकर ही आना है। इसके लिए यदि हमें सारी मधुमक्खियों को मारना पड़े तो मार डालेंगे, तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं, समझे?
सखियों, अब ये श्वेत मधु अमृत तुल्य हो चुका है। आओ इसे ग्रहण करें। सखियों, यहाँ अवश्य ही कोई दुष्ट आ गया है श्वेत मधु लेने। हमें अपनी पूरी शक्ति से श्वेत मधु की रक्षा करनी होगी। ये तो विषैला धुआं है। मुझे इस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करूं? कैसे करूं मैं श्वेत मधु की रक्षा? अरे, श्वेत मधु तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया श्वेत मधु? तो तुमने हमारा जीवन श्वेत मधु हमसे चुरा ही लिया। देवी, श्वेत मधु मैंने नहीं चुराया। मैं तो बस तुम सांसारिक प्राणियों के स्वभाव को मैं भली भांति जानती हूँ, इसलिए अपने झूठ का प्रपंच बंद करो। देवी, मेरी सहानुभूति झूठी नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास करूं और तुझ पर, जिसने स्वयं स्वीकार किया है अपनी मंशा को, यहाँ आने के अपने घृणित उद्देश्य को। देवी, मैं अवश्य ही आपके लोक में श्वेत मधु को प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, और वो भी इसलिए कि मैंने किसी ममता की देवी को वचन दिया था उनकी बिछड़ी हुई संतानों को उनसे मिलाने का। किंतु आपके आक्रमण के पश्चात मैं चेतना शून्य हो गया था। मेरी चेतना वापस लौटने पर मैंने प्रण किया कि मैं आप पर तथा आपके मधुलोक पर संकट नहीं आने दूंगा। जो श्वेत मधु आप सबका जीवन है, मैं उसे आपसे दूर नहीं जाने दूंगा। तभी मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया कि मैं उन व्यक्तियों को ये श्वेत मधु ले जाने से रोक सकूं। किंतु जब तक मैं आया तब तक। देवी, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्षमा करना बालक, मैंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें अपशब्द बोले। ठहरो। प्रणाम महाराज। कहाँ जा रहे हो आप लोग? राज्य की दक्षिणी सीमा पर महाराज। क्यों? किस लिए? राज्य की सुरक्षा हेतु महाराज। किसने कहा? किसके आदेश पर जा रहे हो? जामवंत जी के कहने पर महाराज। आपके समक्ष ही तो जामवंत जी ने राज्य की दक्षिणी सीमा पर गहरी चौकसी करने का आदेश दिया था महाराज। श्वेत मधु को चुराकर ले जाने के उद्देश्य से और आने वालों से श्वेत मधु की रक्षा करने के लिए, और आज तक तो हम अपने जीवन की रक्षा करने के प्रयास में सफल रहे, किंतु इस वर्ष हम मधुमक्खियां पराजित हो गई बालक। हमारा जीवन हमसे दूर चला गया है। संसार के लिए केवल भले ही मधु हो, किंतु हमारे लिए तो ये प्राण वायु है। दुख केवल इस बात का है, इस संसार के प्राणियों के कारण
अब हम ना जीवित रह पाएंगे और ना किसी को जीवन देने वाला ये मधु ही, और इन दोनों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। मधुरानी, नेत्र खोलिए मधुरानी, मधुरानी नेत्र खोलिए। अभी हम सबको सिर्फ श्वेत मधु ही बचा सकता है, और वही हमारा जीवन रक्षक है। समय बीतता जा रहा है पर मारुति अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया? मारुति, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। अब तो अश्विनी कुमारों के शरीर का ताप भी शेष हो रहा है। मुझे किसी भी तरह इनके शरीर के ताप को बचाना होगा। यदि ताप शेष नहीं रहा तो मेरी मधु विद्या भी इनके जीवन को बचा नहीं पाएगी। तुम शीघ्र वापस आ जाओ, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। इन पान के पत्तों का प्रभाव गर्म है। इसके प्रभाव से इनके शरीर का ताप विशेष रहेगा, किंतु अधिक समय तक इनका प्रभाव भी नहीं। मारुति, तुम समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस नहीं लौटे तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, याद है हमें। जामवन जी ने कहा था, किंतु अब तुम्हें सीमा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम लोग वापस लौट जाओ। वापस लौट जाएं, किंतु महाराज, राज्य की दक्षिणी सीमा पर असुरों का आतंक है और इस कारण राज्य की सीमा असुरक्षित है महाराज। और उस ओर से असुर राज्य की सीमा में कभी भी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं महाराज। और इसी दूरदर्शिता के कारण ही जामवन जी ने राज्य की दक्षिणी सीमा पर गहरी चौकसी करने का आदेश दिया है महाराज। चौकसी और सुरक्षा की व्यवस्था हमने कर दी है, इसलिए तुम्हारे महाराज केसरी तुम्हें राजमहल लौटने का आदेश देते हैं। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। जामवन जी के आदेश को हमारे महाराज कैसे काट सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि हमने तुम्हें क्या आदेश दिया है?
जी महाराज। केसरी, तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से ही तो राजमहल और राज्य दोनों स्थानों पर लोग तुम पर संदेह करना आरंभ करेंगे, और तभी तो मेरे लिए सहज होगा तुम्हें मायावी सिद्ध करना। केसरी, मायावी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जो श्वेत मधु इनका जीवन है वही इनकी मृत्यु का कारण बन रहा है, और ये क्रम प्रतिवर्ष का है। किंतु इस बार मैं इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। किसी भी प्रकार मैं इनका जीवन श्वेत मधु वापस ले आऊंगा। किंतु कैसे लाऊंगा? मैं जानता भी तो नहीं उन लोगों को जो श्वेत मधु ले गए हैं। वो जो भी हों, किंतु एक बात तो निश्चित है, वो ना तो देवता है तथा ना ही असुर, क्योंकि चोरी देवता का गुण नहीं है तथा असुर अज्ञान है मधु विद्या की शक्ति से। इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य ही मनुष्य हैं, और वे मनुष्य यहाँ आसपास के किसी ग्राम तथा नगर के हैं। मुझे पता करना ही होगा। मधुरानी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका श्वेत मधु अवश्य ही वापस ले आऊंगा। मैं आपका रत्ती भर भी अहित नहीं होने दूंगा। मेरे वचन पर विश्वास करना। मैं अभी आया। ये जानते हुए भी कि राज्य की वो सीमा कितनी असुरक्षित है, तुम आधे मार्ग से वापस लौट आए। मेरे स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी कल असुर अंजन प्रदेश में प्रवेश कर जाए तो इसका उत्तरदायी कौन होगा? बोलो, क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? महाराज के कहने पर जामवंत जी। महाराज के कहने पर? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं जामवंत जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। सभी इस सत्य के साक्षी हैं। हम तो दक्षिण सीमा की तरफ जा ही रहे थे कि तभी महाराज आ गए और उन्होंने हमें वहां जाने से रोक दिया। हमने स्पष्टीकरण भी दिया कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने दक्षिण सीमा की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है और अब तुम सैनिकों को वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम लोगों को वहां जाने का आदेश महाराज के सामने दिया था, फिर वो तुम लोगों को पुनः वापस कैसे बुला सकते हैं? मैं सत्य कह रहा हूं जामवंत जी, हमारा विश्वास कीजिए। हम अपनी स्वेच्छा से लौट कर नहीं आए हैं। क्या बात है जामवंत जी, बहुत व्याकुल दिख रहे हैं आप। सब कुशल तो है ना? कैसी कुशलता कुंजर जी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुंजर जी। क्या समझ में नहीं आ रहा है जामवंत जी? महाराज का विचार, उनका व्यवहार। क्या किया उन्होंने? इन सैनिकों को उन्होंने स्वयं दक्षिणी सीमा पर भेजा था। अब जब सैनिक कूच कर गए तो उन्हें पुनः वापस बुलवा लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। राज्यादेश कोई खेल तो नहीं। ये क्या कह रहे हैं जामवंत जी? पुत्र केसरी ऐसा कैसे कर सकते हैं? किंतु उन्होंने ऐसा ही किया है।
जब से मैंने ये सुना है चेतना शून्य हो गया हूं। हमें तो ये सब अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा है जामवंत जी, किंतु चूंकि ये सब आप कह रहे हैं तो हमें पुत्र केसरी से एकांत में इस संदर्भ में बात अवश्य करनी होगी। अभी तो खेल का ये केवल आरंभ है कुंजर। आगे आगे तो देखिए कि ये मारीच अपनी माया के मोहरों को कैसे कैसे चलाता है। नहीं कुंजर जी, आप रहने दीजिए। इस विषय में मैं स्वयं महाराज से बात कर लूंगा। पुत्र केसरी ने ऐसा किया, इसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी हो, अवश्य कोई न कोई भेद है इन सब के पीछे। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाऊं श्वेत मधु का। किससे पूछूं? एक एक गांव वालों से पूछना तो संभव नहीं है, और तथा इनसे पूछने का कोई लाभ भी नहीं है। श्वेत मधु का संबंध तो मधु विद्या से है, और मधु विद्या का ज्ञान इस पृथ्वी में केवल ऋषि दत्तानक को ही है। मुझे पता करना ही होगा कि ये मनुष्य श्वेत मधु का प्रयोग किस व्याधि तथा किस औषधि में करते हैं। इसकी जानकारी हेतु मुझे किसी वैद्य से मिलना होगा। यही वैद्य मुझे श्वेत मधु के विषय में कुछ बता सकते हैं। मुझे इन्हीं के पास जाना चाहिए। देवी अंजना, क्या हुआ? चिंतित लग रही हैं? सब कुशल तो है? अचानक आपका ये निश्चय परिवर्तित कैसे हो गया? वो इसलिए कि स्त्रियों को युद्ध शोभा नहीं देता। वो गृह की शोभा है, उन्हें गृह में रहना चाहिए। यदि स्त्रियां युद्ध करने जाने लगी तो गृह की कर्म भूमि की ये व्यवस्था कौन देखेगा? कौन संभालेगा घर को? क्या बात है देवी? यदि कोई समस्या हो तो बताइए, मैं हूं ना समाधान हेतु। देवी अंजना, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको मथे जा रही है? बोलिए अंजना। कुछ नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। मैं तो इच्छा अनुरूप स्त्रियां जिस कारण जन्मी है बस वही कार्य कर रही हूं, गृह कार्य। देवी अंजना, आपके जन्म का उद्देश्य ये गृह गृहस्थी के कार्य नहीं। छोड़िए गृह गृहस्थी के कार्यों को और चलिए स्त्रियों को युद्धाभ्यास की शिक्षा दीजिए। मैंने आपके कथनानुसार संपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी हैं, स्थल निर्माण से लेकर अस्त्र शस्त्र तक। अब केवल आपकी प्रतीक्षा है। आप जब चाहें स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा दे सकती हैं, और जिस दिन आप इस प्रथा की नींव रखेंगी उस दिन अंजन प्रदेश के शीर्ष पर गौरव का मुकुट शोभायमान होगा। देवी, किंतु महाराज, अपने विचार आपके समक्ष रखने के उपरांत मैंने सोचा तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्रियों को युद्ध कौशल का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है।